ठीक है, कैमरा ऑन नहीं है यार, कोई जन कैमरे का बटन दबा दे बेटा। हुआ चालू, रुक जा, वहां से स्विच तो ऑफ नहीं है, हो गया चालू, हो गया। अरे लाइट बहुत कम आ रही है, यही लाइट चालू कर यहाँ से। हाँ करना, करना क्या है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। काले काले तो ठीक है, ब्लर भी आ रहा है थोड़ा सा। चलो आ जाओ, शुरू करें। एक लाइट बंद कर दें क्या? नहीं नहीं, ये वाली चालू की तो दूसरी वाली बंद कर देंगे ना, तो काम हो जाएगा अपना। यहाँ से सेकंड नंबर बंद कर देना प्लीज। सेकंड नंबर, अरे रुक जा रुक जा, वो वाले बोर्ड का सेकंड नंबर, हाँ। हाँ अभी ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, मुंडी उंडी को स्ट्रेट बैठो, सुन रहे हो? अब अपन पढ़ रहे हैं पे बैक पीरियड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या बोलता है? कितने समय में आप अपने पैसे को क्या कर लोगे बेटा? वसूल लोगे। कितने टाइम में अपने पैसे को क्या कर लोगे? वसूल लोगे। वसूल लोगे इसमें मेरा क्या मतलब है? कितने टाइम पे आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। क्लियर है क्या? याद है मैंने आपको निकाली था 3.5 साल अगर आता है तो बीच वाला महीना कैसे निकालते, याद है? एक आप मेरे को करके दिखाओ, ठीक है क्या? एक बिजनेस, एक मशीनरी खरीदनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट है बेटा 5 लाख रुपए, या इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, ठीक है। पहली बार में आ रहा है 30, दूसरी बार में आ रहा है 50, फिर 40, फिर 60, फिर 40, फिर 50। मेरे को पे बैक पीरियड निकाल के दिखाओगे क्या? एग्जैक्ट बताओ। हम्म, सब लोगों को कर लेना, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए वैसे। कैसे किया? 50 + 30 कितना हो गया? 80। 80 + 40 कितना हो गया? 120। 120 और 60 कितना हो गया? 180। 180 तो यही आ गया। और ये कितना हो गया? 40 तो कितना हो गया? 220। मुझे दो चाहिए, तो एक, एक दो तीन चार, 4 साल तो पूरे हो गए। अब मुझे 180 पहुंचा हूं 4 साल में, कितना और चाहिए? 20,000।
कितना और चाहिए, जबकि अगले साल में है कितना 40, तो 1 साल का 40, तो 20 कितने साल का 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5, ऐसे निकाला आपने 20 × 1 और 40 × 0.5, बोलो हाँ नहीं, 40 मतलब ये निकाल के 0.5 आ जाएगा आंसर, नहीं आया कि आया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5, तो आपके ईयर्स कितने हो गए 4.5 ईयर्स। सबका आया कि नहीं आया फटाफट बोलो। निशिका नहीं आया, नहीं आया निशिका, कहाँ परेशानी है बेटा, देख देखो अगर सुनो, पहले साल कितना था, सॉरी दूसरे साल का, तीसरे साल का कितना हो गया, फिर कितना था, कितना हो गया, हमें चाहिए कितना 2 लाख, और ये कितना हुआ है 1,80,000, कितने साल में हुआ है 4 साल में, बोलो हाँ। अब कितना है अगले साल कितना है 40, 2 लाख करने के लिए और कितने चाहिए तुमको, हाँ, तो और अगले साल में हुआ कितना है 40, यानी 1 साल में कितना हुआ है 40,000, तो 20,000 और चाहिए था, उसके लिए कितना टाइम लगेगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगी, 40,000 x इज इक्वल्स टू 20,000, और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, नहीं आया कि आया, तो वहां कितना था 4 साल, यहाँ आधा साल और, तो कितना हो गया 4.5, नहीं बना कि बना, आपको आखिरी तक पहुंचना है, उसका नेक्स्ट ईयर में कितना आपको डैश करके निकाल लेना है, नहीं समझे हो कि समझे हो फटाफट बोलो, नहीं आया, आ गया, क्या नाम है तुम्हारा, वंशिका कहा गया, एक और दूं, चलो एक और देता हूँ, आखिरी दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं दूंगा, 30,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान के चलो 5 लाख, पहले साल का कैश फ्लो हो जाएगा 40, दूसरे को हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 80, इसका हो जाएगा 1, बता रहा हूँ ना, फिर होगा 1,20, फिर होगा 1,50, और फिर होगा 1 लाख, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, ईयर 7, ईयर 8, ये 1,20 है, हाँ, ये 1,20,000 है, और आखिरी वाला 1 लाख है, 1 लाख, पे बैक निकाल के दिखाओ मेरे को, पूरा बताओ ना 6 पॉइंट,
6.34 6.333333 या 6.34 देखो सबसे पहले तुमको लिखना है, तुमको एमसीक्यू में टिक करना है, तो जो ऑप्शन होगा आसपास का वो तुमको टिक करना पड़ेगा, जबरदस्ती परेशान ना हो जिंदगी में। सबका आया? निशिका कहाँ पहुंची बेटी? ₹5 लाख। 50 + 40 कितना हो जाएगा? 90। 90 + 60 कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख और 80 कितना हो जाएगा? 230 और 1 लाख कितना हो जाएगा? 330। 330 और 120 कितना हो जाएगा? 450। 450 और 1.5 लाख कितना हो जाएगा? तो यहाँ तक कितना पहुंचा है 6 साल में? 450। हाँ, बचा कितना? 50,000। और उस साल में हुआ कितना है? 1.5 लाख। तो 1 साल में हुआ है 1.5 लाख, तो 50,000 के लिए कितना टाइम लगेगा? x। तो 50,000 इंटू 1 हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा 1.5 लाख x। कितना हो जाएगा? 1.5 लाख x। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 1.5 लाख x, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। कितना आया? 0.33333333 यही आया, बोलो हाँ। तो तुम्हारा ईयर कितना हो जाएगा? 6.333333। हाँ या ना फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? अब मुंडू निजत को स्ट्रेट बैठो। अब मैं तुमको थ्योरी पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे पढ़नी है थ्योरी। क्लियर है क्या? और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मुंडू निजत को स्ट्रेट बैठो। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने पढ़े थे 2 प्रकार की अप्रोचेस, कौन कौन सी? ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल क्या बोलती है? टाइम वैल्यू मनी कंसिडर। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है, बोलो हाँ। ठीक है क्या? और ये पे बैक पीरियड मेनली क्या बताता है? कि कितने समय में पैसा अपना वसूल हो जाए। अभी सबके पास अपनी अपनी किताब है, नोट्स हैं सबके पास। ठीक है, सीधे आ जाओ डिसीजन रूल फॉर पे बैक में। अब इसमें तुमको 3 चीजें ही पढ़नी है बस। एक चीज पढ़नी है डिसीजन रूल, एक पढ़ना है एडवांटेज, और एक पढ़ना है डिसएडवांटेज। देखो डिसीजन रूल लॉजिकल है, तो वो मैं तुमको बता देता हूँ कि क्या है उसमें कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं तुमको बता देता हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप रीड करोगे, सुन रहे हो क्या? हाँ कि नहीं? मुझे बताओ, आपके पास 2 मशीन है, कितनी मशीन है? दोनों में से पे बैक पीरियड के हिसाब से कौन सी मशीन चुनोगे? जिसका पे बैक पीरियड कम होगा। अरे जिसका पे बैक पीरियड, ये तो बात सिंपल हो गई। अब एक और बात सुनो, अब सिंगल मशीन है ए, उसको खरीदें कि नहीं खरीदें, ये और पे बैक पीरियड से डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? पे बैक पीरियड एक ही, अभी तो 2 का ऑप्शन था, तुमने क्या बोल दिया? जिसका पे बैक पीरियड कम है उसको एक्सेप्ट कर लो, बात समझ में आ गई। अब लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक ही मशीनरी है, कि ये मशीन खरीदे या ना खरीदे, 2 के बीच में कंपैरिजन नहीं है। मैं कार, ये एक ही मशीनरी है एक्स, या कार खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये डिसाइड करना है। 2 कारों के बीच में कंपैरिजन नहीं है। एक कार है, मान के चलो मैं सोच रहा हूँ मर्सिडीज मुझे खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना है। मेरी बात समझ आ रही है? तब पे बैक पीरियड के बेसिस में कैसे डिसाइड करोगे? पे बैक पीरियड तुमने निकाल लिया 5.5 साल, अब ले कि नहीं ले, कैसे डिसाइड करोगे? कितना काम है हमें, तो पे बैक, मैं बोल रहा हूँ पे बैक पीरियड से डिसाइड करना है ना बेटा। पे बैक, एक मशीनरी थी तुमको खरीदनी की नहीं खरीदनी, तुमको डिसाइड करना था। उसका पे बैक पीरियड तुमने निकाल लिया 4.5 साल, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करें खरीदे कि नहीं खरीदे? तो इसके लिए क्या करते हैं, हर कंपनी मशीन खरीदने से पहले ये सोचती है कि हमारा टॉलरेबल पे बैक पीरियड कितना है। टॉलरेबल मतलब कितने तक पैसा आ जाना चाहिए। नहीं समझे कि समझे? मान चलो कंपनी की पॉलिसी है कि 5 साल से ज्यादा पे बैक पीरियड। अब अगर मशीन का पे बैक पीरियड निकालो, अगर 5 साल के अंदर है तो खरीदो, और 5 साल से ज्यादा है तो मत खरीदो। नहीं समझे कि समझ गए? पे बैक पीरियड केस में कंपनी क्या करती है, एक एक्सेप्टेबल पे बैक चुनती है। क्या चुनती है? एक्सेप्टेबल पे बैक। और फिर पे बैक पीरियड कैलकुलेट करती है। अगर ये जो पे बैक पीरियड आया है वो एक्सेप्टेबल पे बैक से ज्यादा है तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेबल से ज्यादा है, हमको तो इतने ही समय में चाहिए था। नहीं समझे कि समझे? और अगर एक्सेप्टेबल पे बैक से कम है तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे। नहीं समझे हो कि समझे हो? नहीं समझे हो?
मेरे को, मैं मशीन खरीदने जाने से पहले सोच के रखा था मैं वही मशीन खरीदूंगा जिसमें 4 साल के अंदर पे बैक आ जाएगा। बोलो हाँ नहीं। अब मुझे दुकानदार ने बोला ये मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, मैंने पे बैक पीरियड निकाला। क्या निकाला इसका? पे बैक पीरियड। मैं घर से क्या सोच के निकला था, कितना पे बैक पीरियड होगा तो खरीदूंगा? 4। इसका पे बैक आया 3। बताओ खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी? आया। नई मशीन खरीदनी पड़ जाएगी लग रहा है। ठीक है क्या? थैंक यू थैंक यू। ऐसे अटैक आता है इंसान को। ठीक है क्या? चलो। तो अगर ये 6 साल पे बैक आता है इसका तो क्या करता? बात समझ में आ रही है? बस यही होता है सिंगल मशीन केस में। हम एक एक्सेप्टेबल पेबैक सोचते हैं। अगर एक्सेप्टेबल पेबैक के नीचे है तो खरीदो, एक्सेप्टेबल पेबैक ज्यादा है तो मत खरीदो। और जब दो मशीनों को कंपैरिजन है तो क्या करना है? उसको खरीदना। क्लियर है क्या? अब मैं चाहूं तो इस बात को रीड भी कर, ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं रीड भी करा सकता हूं तुरंत पे, पर उससे तुम रीडिंग नहीं सीख पाओगे। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम डिसीजन रूल फॉर पेबैक मेथड को, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट से लेके, ये पैराग्राफ को तुम खुद से एक बार रीड करो, फिर मैं भी रीड कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार तुम रीड करो ताकि रीडिंग सीख पाओ तुम। मन में मन में मन में मन में। ब्रेक इवन वाला, उसके पहले तक का समझ में आ गया? Accept the project if the payback period is calculated for less than the maximum set by the management. मैनेजमेंट रिजेक्ट किया, उससे कम है तो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो, मतलब उससे ज्यादा है तो रिजेक्ट कर दो। ये समझ में आया? इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स द प्रोजेक्ट विद शॉर्टर पेबैक पीरियड विल बी सिलेक्टेड, जिसका पेबैक पीरियड कम है उसको सिलेक्ट करना है। इन एसेंस payback period shows the break even point where cash inflows are equal to cash outflows। ये समझा कि नहीं समझा? नहीं समझ। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? जहां इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो जाए, बराबर। अभी आपने एक क्वेश्चन किया, आपने 6.5 पे बैक निकाला, यानी 6.5 में क्या हो रहा था? जितना पैसा लगाया उतना पैसा वापस आ जा रहा था। अरे 6.5 ईयर्स में क्या हो रहा था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जा रही थी ना, हाँ या नहीं? नहीं समझे? तो जो 6.5 आपने पे बैक पीरियड निकाला है वो क्या है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। वो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट है? क्योंकि वहां से हमको पता चल रहा है वहीं पे उसी पॉइंट में क्या हुआ है, इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हुए हैं, बराबर। उसके बाद जो भी है वो क्या है? सरप्लस। उसके बाद जो भी है वो क्या है? सरप्लस। और अगर पेबैक तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो वो सब क्या है? डेफिसिट। नहीं समझे क्या? आप 6.5 साल तक पहुंच ही नहीं पाए, 5 साल में आके आपकी मशीन खराब हो गई तो क्या हो गया? 6.5 साल में रिकवर होना था, 5 साल में आपकी कंपनी ठप पड़ गई। बोलो हाँ नहीं? तो नुकसान हो गया। नहीं समझे कि समझे? नहीं समझे। तो आपको अब क्या होता है ना, इन लोग एमसीक्यू में ऐसी एक लाइन उठा के देते हैं, पे बैक पीरियड इज ऑल्सो नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर 2 कोई और 3-4 पॉइंट के नाम दे देंगे। तो आपने अगर यहाँ पढ़ रखा हो कि उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं तो आपको वहां पे ध्यान आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन कर लो पहले तो। पे बैक पीरियड शोज द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कैश इनफ्लोज आर इक्वल टू कैश आउटफ्लोज। ये देखा? समझ गए? नहीं कि हाँ? आज मैं बिल्कुल भी आगे पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, मतलब मैं पहले चाह रहा हूँ कि तुमको पढ़ाना सिखा दूं कि कैसे रीड करना है। क्या बात समझ में आ रही है ना? जैसे तुमने बोला रीडिंग में प्रॉब्लम जा रही है तो मैं उसके लिए तुमको बता रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, सुन रहे हो? हाँ बोलो बेटा। एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड क्या है? एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड। एक काम करेंगे, सब लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे मन में। सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ना है। हो गया? क्या बोल रहा है? और रैंक कर पाते हैं अपन ही, कौन सा मशीन अच्छी कौन सी मशीन खराब। ठीक है क्या? अब सेकंड पढ़ो।
हो गया? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? कौन बताएगा क्या है सेकंड वाला पॉइंट? बताओ नम्रति। बिल्कुल सही। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब तुमको यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन कैसे करना है? तुम्हें सिर्फ एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, जिसको? शॉर्टेज ऑफ कैश। किसको अंडरलाइन करना है? शॉर्टेज ऑफ कैश को। तो पेबैक टेक्निक में भी यूज्ड, बस चाहे तो विद एडवांटेज को भी ले लो बस। अब इसका मतलब क्या, एक एडवांटेज क्या है? पहला तो ऊपर वाले में क्या अंडरलाइन करना है, सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ। दूसरा पॉइंट क्या है? शॉर्टेज ऑफ कैश है तो उसके लिए अच्छा है, बस इससे ही बोलो हाँ या नहीं। तीसरा पॉइंट पढ़ो। नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ, क्या होगा? थर्ड पॉइंट। जिससे पूछो हाँ। नहीं आया तो बोलोगे नहीं कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ, बिल्कुल दिलेरी से। थोड़ी सी नहीं आई, कोई बात नहीं, जितनी समझ में आई उतनी बताओ ना। हाँ बताओ कितनी समझ में आई, क्या समझ में आया? थोड़ा और, थोड़ा गलत गलत गलत, हाँ। वेरी गुड। मतलब अब देखो, द पेबैक पीरियड परमिट्स, मेथड परमिट्स द फर्म टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकैप्चर थ्रू कैश फ्लोस। कुल मिला के क्या है कि हमको ना वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है। कई बार पूरे सेंटेंस में आपको आधी लाइन समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड समझ में आ जाएंगे जिससे मतलब निकल जाए। हमको वहां पे हिंदी डिक्शनरी नहीं बनना है हमको कि हर अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आता हो, लेकिन हाँ, आपको हो सकता है कि एक सेंटेंस में 12 शब्द लिखे हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ 4 बने, 8 बने भी ना, लेकिन क्या वो शब्द वो 4 शब्द है जिससे तुम मीनिंग निकाल सकते हो, तो बस काफी है। जैसे कि द पेबैक पीरियड मेथड परमिट्स द फर्म टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकैप्चर थ्रू कैश फ्लो। जबरदस्ती कठिन लिखा है इतने, साधारण भाषा ये है कि वो बताता है कि हम कितने समय में अपने पैसा क्या कर लेंगे, वसूल ले। ये तो पेबैक पीरियड के बारे में पता ही है हमको, बोलो हाँ। फिर the capital expenditure incurred on the given project and thus helps to determine the degree of risk involved। बस मेन लाइन इसकी यही है, और यही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या? helps to determine the degree of risk involved in each investment of the proposal। पेबैक पीरियड हमको क्या बताता है, कितने समय में पैसा निकलेगा, बोलो हाँ। जिसमें लंबे समय तक पैसा नहीं निकल रहा है वो प्रोजेक्ट क्या है, रिस्की। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? और जिसमें फटाफट प्रोजेक्ट से पैसा निकल जा रहा है वो क्या है, लेस रिस्की। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? तो पहले तुमने सिर्फ ये बताया पेबैक पीरियड ये बताता है कितनी जल्दी पैसा निकल जाता है, ये तो नॉर्मल बात है। जिसके दम पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं प्रोजेक्ट रिस्की है या नहीं रिस्की। तो मेन लाइन क्या थी इसकी, कि कितना रिस्क है ये पता लगाने में हमको मदद करता है क्या बेटा, एडवांटेज है पेबैक पीरियड का। नहीं समझे कि समझे? कि है उसमें पैसा कितने दिन निकल जाएगा, वो तो कैपिटल बजटिंग होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, नहीं भी बोलता तो भी चल जाता। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे डिग्री ऑफ रिस्क पता करता है, बस यही एक वर्ड मतलब लाइन मतलब की है इसकी। नहीं समझे कि समझे? आदत डालो, मतलब अकाउंट्स में तो कम पड़ेगी, एसएलसीएम ईबीसीएल अभी पढ़ोगे ना बेटा तुम, तुमको लाइनों में ही खेलते आना चाहिए। एसएलसीएम में भी तुमको मैम रीड कराती होगी, तो वो रीडिंग का सीखना है तुमको, रीडिंग और हाईलाइटिंग तुमको सीखनी है अगर एग्जीक्यूटिव में अपन को अच्छे से सक्सेसफुल होना है तो। बात समझ आ रही कि नहीं? चलो एक काम करो, अब फोर्थ और फिफ्थ एक साथ पढ़ो, मतलब पहले एक बार फोर्थ पढ़ो फिर फिफ्थ पढ़ो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। और जिसको फोर्थ में बन जाए वो सिक्स भी पढ़ लेना।
हो गया। एक बार बताओ पहले फोर्थ वाले का क्या मतलब था? तो लेकिन ये एडवांटेज कैसे हुआ पे बैक का? हम तो पढ़ते पढ़ते हिंदी मतलब तो निकाल लिया, ऊपर हेडिंग से तो लिंक करो। इन्वेस्टमेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी ये हमको पता रहता है पीरियड से इन्वेस्टमेंट होने मतलब जब कभी भी हम फॉरेन से चीज़ें मंगा रहे हैं तो डॉलर का रेट चेंज होना, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है। तो इसलिए हम फॉरेन से वही चीज़ें मंगाएं जहाँ पे पेबैक पीरियड क्या हो, कम हो। तो पेबैक पीरियड का फ़ायदा ये होता है कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम फॉरेन से मंगाएं कि नहीं मंगाएं, क्योंकि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कितनी जल्दी पैसा निकलने वाला है। अब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 7 साल के लिए, अरे 7 साल में फॉरेन की स्थिति क्या हो जाए तुमको थोड़ी पता है, क्या उसमें डॉलर कहाँ पहुंच जाए और पॉलिटिकल कंडीशन कहाँ पहुंच जाए तुमको पता ही नहीं है। लेकिन वहीं एट द सेम टाइम अगर 2 साल का पेबैक पीरियड है तो मंगा लो, 2 साल में तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो एडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड क्या है? ये मेथड आइडल है, दिस मेथड इज आइडल इन डिसाइडिंग द कैश इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री with volatile dynamic political position
where a long term projection of political stability is difficult. ऐसी कोई देश जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने में हमको मदद करता है ये, क्योंकि हमको हमारा पे बैक पीरियड पता होता है। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे? हर सेंटेंस से आपको हेडिंग का मतलब निकालते आना चाहिए। अगला क्या है? दिस इज लाइकवाइज, अच्छा दिस इज लाइक मतलब हर बार हेडिंग पढ़ो और फिर फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। एडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड क्या है? दिस इज लाइकवाइज मोर प्रेफर्ड इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस कम्स विद शॉर्ट पीरियड, से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, तो पे बैक पीरियड हमको मदद करता है कितनी जल्दी हमारा पैसा निकल जाएगा। टेक्नोलॉजी सेगमेंट में पैसा लगा रहे हो 7 साल का, कहाँ हो जाएगा क्या पता, क्या बात समझ? इसलिए टेक्नोलॉजी सेगमेंट में लगाने से पहले पे बैक पीरियड चेक कर लेना। तो पे बैक पीरियड मदद करता है अपन को। नहीं समझे कि समझे? आखिरी, दिस मेथड इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। इफ एन एंटरप्रेन्योर इज इंटरेस्टेड हैव अ ग्रेटर लिक्विडिटी फॉर द फर्म, he can choose proposal which will provide early cash inflows। मतलब liquidity position मतलब कैश पोजीशन डिसाइड करने में मदद करता है। अगर आपको कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है तो कम पे बैक पीरियड वाला खरीदो। बोलो हाँ नहीं। लेकिन आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, भयंकर सरप्लस कैश का पड़ा हुआ है आपके पास, तो पे बैक पीरियड थोड़ा लेट भी होगा तो भी चल जाए। पे बैक पीरियड पता है ना कितनी जल्दी हमारा पैसा निकल। नहीं आया कि आया? इससे सरल भाषा में इसको नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन आपको खुद से रीड करना सीखना पड़ेगा। चलो आए सब आचो, आए 6 के 6 पॉइंट समझ में। अब डिसएडवांटेज पढ़ो। किसका? देखो खुद बताओ, फोर्थ का क्या होगा? आइडल इन डिसाइडिंग कैश इन्वेस्टमेंट पहले तो, ठीक है। वेयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डिफिकल्ट। समझ गए? मोर प्रिफर्ड इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस कम। बस टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा? गुड इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। नहीं आया क्या आया? अब डिसएडवांटेज पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है डिसएडवांटेज का? नहीं समझ में आया? इतनी देर लग रही सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में डिसएडवांटेज की? पहले पहला बताओ ना। टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है और दोनों को बराबर पा, ये गलत है ना। अब देखो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में पहले 5 4 3 2 1, और यहाँ 2 3 4 5 टोटल मिला के दोनों में 14 14 आ रहे हैं। लेकिन बताओ कौन सा अच्छा, ए या बी? क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा क्या मिल रहा है पहले, और बाद में क्या मिल रहा है कम। हमें आज पैसा या कल पैसा ज्यादा क्या प्रेफरेबल है, आज की कल? तो हमें जल्दी जल्दी मिल गया ना। ये देखो ना, पहले 3 साल में कितने आ गए? 5 4 9 और 3 12। और यहाँ पहले 3 साल में कितने आए? सिर्फ 4 3 7 और 2 9। नहीं आए कि आया? यहाँ पहले 2 साल में ही 9 आ गए, यहाँ 2 साल में कितने आए? 5। मतलब जल्दी पैसा किसमें रिकवर हो रहा है? ए में। दोनों में पेबैक पीरियड सेम है, 4 साल 4 साल। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया। अगर टाइम वैल्यू मनी कंसिडर करते तो ए ज्यादा अच्छा होता, बी कम अच्छा होता। नहीं समझे कि समझ गए? क्योंकि अर्ली पैसे की ज्यादा वैल्यू है। हाँ या नहीं? नहीं आया? आ गया, ठीक है। सेकंड, ये सब बता चुका हूं मैं। हाँ देखो, दोनों कितना कमा रहे हैं? 5 4 9, 3 12 और 2 14, यानी ए भी कितना कमा रहा है? 14। और बी भी कितना कमा रहा है? 14। तो दोनों की कमाई तो इक्वल है। हाँ, अगर बी की कमाई 18 और 14 होती तो बात ही खत्म होती ना, बी की कमाई ज्यादा है। अभी तो दोनों की कमाई क्या है? बराबर, 14 और 14। लेकिन ए वाले की 14 में पहले 5 4 3 मिल रहा है,
और बी वाले के 14 में 2 3 4 मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों जन मेरे को 14,000 देने वाले हो। कल जो मैं वो एग्जांपल दिया था याद है, लमसम और इंस्टॉलमेंट वाला, तुम भी 14,000 दोगी, तुम भी 14,000 दोगी, लेकिन तुम इनिशियली ज्यादा अमाउंट दोगी और बाद में कम दोगी। तुम इनिशियली कम दोगी और बाद में ज्यादा दोगी, लेकिन दो देंगे दोनों 14,000, मतलब दोनों से 14,000 फीस ली मैंने। तुमने पहली इंस्टॉलमेंट दी 12 की और सेकंड इंस्टॉलमेंट दी 2 की। तुमने पहली इंस्टॉलमेंट दी 2 की और सेकंड इंस्टॉलमेंट दी 12 की। बताओ कौन सी अच्छी मेरे लिए? 12 और 2 वाली। क्यों अच्छी? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कमा लूंगा ना। बात समझ में आ रही है? इसमें 12 आज मिल गए, 2 बाद में मिलेंगे, इंटरेस्ट मिल जाएगा 12 का। तुम आज 2 दे रही हो, बाद में 12 दोगी, तो तुम्हारा मेरा नुकसान है इसमें, है ना? तो उसी हिसाब से दोनों 14-14 दे रहे। अगर दोनों ज्यादा, एक 18 और 14 देते तो बात अलग होती कि पहले भले कम मिल रहा है लेकिन बाद में ज्यादा मिल रहा है, लेकिन टोटल में ज्यादा मिल रहा है। यहाँ तो मिल 14 ही रहा है और ए में भी 14 मिल रहा है, लेकिन ए का 14 जल्दी आ रहा है शुरू में और बी का 14 बाद में जल्दी आ रहा है। तो हमको बाद वाला नहीं, आज का पैसा चाहिए, नहीं आए क्या है, इसलिए ए इज बेटर। नहीं समझे कि समझ गए? अब यही बात बोली सेकंड पॉइंट वाली। सेकंड पॉइंट वाला पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट? मेरा बलम थाने था चला वे जिप्सी। हो गया? समझ भी आ गया क्या है? मतलब कल जो बताया था, अरे शुरू में 3 साल में 14 मिल गए और वहां 5 साल में 14 मिले, लेकिन उसके बाद मिल रहे हैं 1,00,000 रुपए और ये 50,000 में रुक जा रहा है, तो 1,00,000 वाला बेटर ना। बात समझ में आ रही है? ये फर्दर कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करता, ये मैंने बता दिया था। बोलो हाँ, थर्ड फोर्थ। Recording in progress. नहीं आया? थर्ड आया? नहीं आया? फोर्थ आया? फोर्थ पढ़ा? थर्ड भले नहीं आया, फोर्थ पढ़ो। फोर्थ तो और नहीं आएगा। थर्ड वाला क्या है? मोर ओवर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सैल्वेज और रेसिडुअल वैल्यू इफ एनी ऑन द लॉन्ग टर्म एसेट। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? डेप्रिसिएशन पढ़ा है अकाउंट्स में? सारी मशीन खराब होने के बाद आखिरी में जो स्क्रैप वैल्यू बिकती है उसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, सुन रहे हो? ये 5 साल में 14 दे रही है, 7 साल में 14 दे रही है। तुमने बोला 5 साल वाली बेटर, लेकिन भले ये 7 साल में 14 दे रही है, मतलब ये शुरू में कम कम यूज हो रही है और ये जल्दी जल्दी यूज हो रही है। तो हो सकता है कि ये 5 साल में, मतलब ये खरीदी थी 1,00,000 की, ये भी खरीदी थी 1,00,000 की, इसमें 5 साल में 1,00,000 रिकवर हो गए, इसके 7 साल में 1,00,000 रिकवर हुए। लेकिन रिकवर होने के बाद जब कंपनी, जब मशीन खराब हुई तो ये बिकी कितने की? 20 की। कितने की बिकी? और ये बिकी 50 की। रेसिडुअल वैल्यू किसकी हो गई? इसकी ज्यादा, और इसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या हो गई? कम। तुमने तो पे बैक पीरियड के सब सेलेक्ट कर ली, हाँ 5 वाली, बोलो हाँ या नहीं? लेकिन आखिरी में रेसिडुअल वैल्यू कितनी मिल रही मशीन की, ये भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं कि हाँ, नहीं आया समझ में? यहाँ 5 साल के बाद 20,000 ही मिल रहे हैं मशीन के रद्दी से, और वहां मशीन के रद्दी से 50,000 मिल रहे हैं। अरे जैसे कि अपन गाड़ी खरीदते हैं तो रीसेल वैल्यू सोचते हैं ना, कि ये कार खरीदेंगे मारुति की तो 4 साल बाद बिकेगी तो अच्छे दाम में बिकेगी, वहीं होंडा की खरीदेंगे तो 5 साल बाद बिकेगी लेकिन कम दाम की बिकेगी। क्या बस रीसेल कम है, तो उसको भी तो कंसिडर किया जा सकता है ना। तो पे बैक पीरियड सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं करता, ये उसका डिसएडवांटेज है। नहीं आया कि आया? नहीं आया। आखिरी पॉइंट क्या है? वेरी गुड। समझना ध्यान से, क्या बोला इसने? एक मशीन है, 2 मशीन है, ये 5 साल में पैसा देगी, ये 7 साल में पैसा देगी। आपने लोन से क्या करा था?
दोनों मशीनें खरीदी थी। ये कितने साल में पैसा देगी? 5 साल में। ये कितने में देगी? 7 साल में। आपने 5 साल वाली को सिलेक्ट कर लिया, बोलो हाँ नहीं, लेकिन इसके लिए जो पैसा आपने मार्केट से उठाया था वो आपको 8% ब्याज में मिला था। कितने में? 8%। और इसके लिए जो आपने पैसा मार्केट से उठाया था वो आपको 12% ब्याज के लिए से मिला था। बात समझ में आ रही है? तो क्या मतलब, आपने सिर्फ ये तो देख लिया 5 साल में मिल रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये ये 5 साल में मिल रहा है 8% में, 8% में, और ये 7 साल में 5% में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो भले यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन इंटरेस्ट भी तो कम देना पड़ रहा है, बोलो हाँ या नहीं? यानी आप सिर्फ इनफ्लो देख रहे हो, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रही है, यहां से आवाज क्यों आ रही है, आप जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रही है उसको आप नहीं देख रहे हो, उसको भी आपको देखना चाहिए। नहीं समझे कि समझ गए? तो आखिरी पॉइंट ने क्या बोला कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर नहीं कर रहे हो, ये डिसएडवांटेज है। कितना आ रहा है वो तो देख रहे हो, कॉस्ट में कितना जा रहा है वो भी तो देखो। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे? रीड कर लो एक बार, अब तो हो गया, अब तो रीड भी हो गया। अब समझो, समझ आया? लेकिन अपन इतना स्लो नहीं पढ़ सकते। आज तो मैं तुमको पढ़ना सिखा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि आज अपन ने इतने आधे घंटे में कितने पढ़े, ये 6 पॉइंट एडवांटेजेस के और ये 4 पॉइंट किसके बेटा? डिसएडवांटेजेस के। जबकि मेजर मेजर बातें मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो सुनो, सुन रहे हो मेरी बात? हर लाइन का मतलब समझ में आया जरूरी नहीं है, पूरी मॉड्यूल को 1 पर 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पैचेस हैं उनको पढ़ो, बाकियों को सिर्फ रीड मार के, नजर मार के, जो ओवरऑल पैराग्राफ से मतलब समझ में आ गया, मेन मुद्दा उसको लिख लो। जैसे ये तो डिसएडवांटेज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज की अगर मैं बोलूँ ओवरऑल मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि वो टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं करता, उसी के आजू बाजू सारी बातें घूम रही है। उसकी बात समझ में आ रही है? दूसरा, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर नहीं किया। क्या बात समझ में आ रही है? सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं किया। बस अब अगली बार पढ़ने में इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो चाहो तो बाजू बाजू में लिख लो, हर पॉइंट के बाजू में सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं किया, लास्ट वाले को टाइम वैल्यू मनी कंसिडर नहीं किया। अगर हर बार रीड करके इंटरप्रिटेशन निकालोगे तो गलत है। एक बार रीड करके इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, अब लिख लो उसको बाजू में, अगली बार सिर्फ अपना लिखा पढ़ो और याद आ जाए उससे। नहीं समझे कि समझे? ये सही तरीका है थ्योरी पढ़ने का। बहुत परसेंट आते हैं, 50-50 मान के चलो, 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी। इवन 60-40 मान के चलो, 60% कई बार प्रैक्टिकल आते हैं, 40% थ्योरी आती है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के पास नहीं हो सकते और सिर्फ थ्योरी पढ़ के पास नहीं होते, पढ़ना दोनों ही पड़ेगा अगर पास होना है तो, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। हाँ, जिसको प्रैक्टिकल जिसका वीक होता है वो थ्योरी पढ़ के काफ़ी हद तक कवर कर लेता है, मेन मेन प्रैक्टिकल कर लेता है और थोड़ी बहुत थ्योरी कर लेता है। ठीक है क्या? लेकिन थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ती है सबको। आई बात समझ में? तुमको क्या अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल या थ्योरी? अभी प्रैक्टिकल अच्छा लगा, अभी थोड़े दिन रुको अभी, ठीक है ना? अभी तुम लोग क्या है से वो प्रेजेंट वैल्यू खींचना निकालना सीखे हो ना, इसलिए बड़े खुश हो रहे हो अभी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। नहीं आया? चलो अब नेक्स्ट मेथड में मैं आ रहा हूँ। ये सूटेबिलिटी वाले को मैं भी बोल रहा हूँ कि इसको आप घर से रीड करके आएंगे, जो नहीं बनेगा वो आप मुझसे आके पूछेंगे। चारों पॉइंट नहीं बनेंगे, मैं चारों पॉइंट बताऊंगा, लेकिन एक बार आप घर से रीड करके आएंगे। चलेगा क्या? फटाफट बोलो। हाँ, अच्छा एक काम करो, अभी रीड कर लो। इनिशियल डेज हैं इसलिए मैं अभी रीड करने दे रहा हूँ, बाद में तो मैं पढ़ने नहीं दूंगा घर से, लेकिन अभी रीड करो एक बार। हो गया? नहीं समझ आया? क्या क्या बताओ, पहला क्या है?
अब वही बात घुमा के नहीं बोली, वहां एडवांटेज में बोला था लिक्विडिटी वाले के लिए अच्छा होता है, यहाँ बोल दिया कि लिक्विडिटी सफर कर रहा है उसके लिए अच्छा है। बोलो हाँ। सेकंड पॉइंट क्या है? जिसको फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि डेट एड बहुत महंगा मिला है, इंटरेस्ट बहुत महंगा मिला है, तो जल्द से जल्द पैसा अपना वापस निकलवाना चाहेगा, तो उसके लिए पे बैक पीरियड अच्छा है। हाँ, फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग वेरी अनसर्टेन रिटर्न, क्या पता क्या कमाई होगी कि नहीं होगी, तो कितनी जल्दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकलेगा वो तो देख लो, कम से कम कमाना वाना तो बात की बात है। हाँ या नहीं? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर कि जल्दी जल्दी अपनी जो लागत है उसको वापस निकलवाओ। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन सब जगहों पे क्या होता है, यूज होता है। नहीं समझे कि समझे? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर में कैसे होता है कि कई बार क्या होता है कि आपने कोई एक काम किया है कि आपने पैसा बहुत लगा दिया है, तो आपको ऊपर से प्रेशर है कि भैया इतना पैसा लगा दिया क्या रिजल्ट आया, इतना पैसा लगा दिया क्या रिजल्ट आया, तो आप कम से कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी जल्दी से जल्दी वापस निकलवा लो। क्या बात समझ में आ रही है? रिसेशन आ रहा है, देश में पैसे की जरूरत है, तो आप जल्द से जल्द अपना पैसा जो फंसा हुआ है उसको निकाल लो, कमाई आगे की देखते रहेंगे। नहीं कि हाँ। चलो अब अगला मेथड है एवरेज रिटर्न ऑफ रिटर्न मेथड। कौन सा है? कौन सा मेथड है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, सुनना ध्यान से, इसको सीधे मैं क्वेश्चन से कराऊं क्या? अच्छा, ये देखो, ये पे बैक पीरियड था। बोलो हाँ, ये तुमने क्वेश्चन किया, यानी आपने इनिशियली कितने लगाए थे? कितने लगाए थे? 5 लाख। पहले साल कमाए 40, दूसरे साल कमाए 50, फिर 60, फिर 80, फिर 1, फिर 1 20, फिर 1.5 और फिर 1। हाँ, ये क्या है? ये कमाई है कि कैश इनफ्लो है? ये कमाया है कि सिर्फ पैसा आया है? हो सकता है ना इसमें खर्चा हो बहुत सारा, प्रॉफिट तो हो ही ना। नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी तक का मेथड में ये प्रॉब्लम थी कि ये तो सिर्फ कैश इनफ्लो देख रहा था। बोलो हाँ या नहीं? प्रॉफिट को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा था। हाँ या नहीं बोलो ना? तो अब नया मेथड क्या करता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या करता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आपने एक मशीनरी में 5 लाख लगाए, कितने लगाए? आप कितना कमाने वाले हो हर साल? यहाँ कैश फ्लो की बात नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वो भी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन यानी सारे खर्चे अर्चे माइनस कर दो। नहीं समझे कि समझे? नहीं समझे? अब आपने पहले साल प्रॉफिट कमाया 30, दूसरे साल कमाया 20, फिर कमाया 80, फिर कमाया 1 लाख। चलो अपन मानते इतना ही है साल। बोलो हाँ या नहीं? टोटल कितना कमाया बताओ? कितना कमाया आपने? 230। कितने सालों में? तो पर साल कितना कमाया? 230 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 30 और 20 50, 50 1 80 प्लस 50 कितना आ गया? 2,30,000। 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 सालों में कमाई है, 1 साल की कमाई नहीं है, 4 साल की कमाई है। तो हर साल की कमाई कितनी है बताओ? सॉरी, 57,500। यही है। आपने लगाए कितने थे इस मशीन में? 5 लाख। और 57,500 हर साल कमा रहे हो? नहीं समझे? अरे ये तो 2 30 4 साल की कमाई थी। पर साल की कमाई कितनी है? 57,500। यानी हर साल कितना कमा रहे हो? 57,500। कितना लगा के? 5 लाख। 5 लाख तो आपके हर साल के लिए लगे हुए, पहले साल के लिए भी, दूसरे साल के लिए। बोलो हाँ या नहीं? ये ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमा रहे हो? कितना परसेंट? 57,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आएगा बताओ फटाफट? यानी आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 11.5। अब अगर मान के चलो आप इंटरेस्ट उठा रहे हो 8% और कमा रहे हो 11.5%, वेरी गुड। लेकिन मार्केट से उठा रहे हो 15, मार्केट में रेट चल रहा है 15% और कमा रहे हो 11.5%, तो वेरी बैड, मत करो। नहीं समझे कि समझे? नहीं समझे? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या है बेटा? आपने निकाला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकाला? पूरी कमाई। क्या क्या क्या? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे क्या आएगी? 1 साल की कमाई। इससे क्या आएगी? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने पूरी कमाई कितनी थी इसमें? 230 डिवाइडेड बाय 4, यानी 1 साल की कमाई कितनी आई? 57,500। अब कितना लगा के कमाया? 5 लाख। तो कितना परसेंट कमाया? 57,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, यानी कितने परसेंट कमाया? 11 पॉइंट समथिंग। नहीं आया कि आया? ये कहलाता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आप यानी अपने पैसे से 5 लाख से कितने पैसे कमा रहे हो? 11%। नहीं आया कि आया?
अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, यानी अपना पैसा अगर कहीं जमा कर दोगे तो चुपचाप 12% कमा लोगे। तो काय को करना है धंधा, बंद करो, 12% इंटरेस्ट कमाओ। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, मत मत लगाओ ये वाली मशीन, रिजेक्ट कर दो प्रपोजल को, हाँ या नहीं। लेकिन अगर मार्केट में रेट चल रहा है 8%, कितना चल रहा है 8%, और आप कमा कितना रहे हो 11%, 4% ऊपर कमा रहे हो ना, एक्सेप्ट करो। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर करेंगे एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से। किससे? एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है क्या, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्टेबल से कम है तो क्या करो, रिजेक्ट करो। लॉजिक आया कि नहीं आया समझ में? हाँ। अब देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इस फॉर्मूले की तुमको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर वाला ए वाला देखना, नेट अर्निंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स प्रोजेक्ट विल लास्ट। इससे क्या जाएगा, अर्निंग पर ईयर, हाँ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या जाएगा तुम्हारा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। डिड यू गेट इट और नॉट, फटाफट बोलो। मेरा बल्लम ताने ना। हो गया कि नहीं हुआ? अब क्या होगा, देखो, अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दो प्रकार से होता है। एक बार होता है ARR ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, और एक होता है ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब इनने मिसप्रिंट किया है यहाँ पे, मैंने अभी देखा। तो यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को हटा के क्या कर दो, एवरेज इन्वेस्टमेंट। नहीं कि हाँ, हाँ। अब अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी क्या हो जाएगा, देखो, बोलूं कि नहीं बोलूं? मैंने लगाए कितने थे, 5 लाख लगाए, कितने थे, वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, पहले साल कितने कमाए थे, 30, 20, 80, 1, ठीक है। पहले साल कितने कमाए थे, 30, फिर कितने कमाए 20, फिर कितने कमाए 80, फिर कितने कमाए 1। हाँ, पर साल के बीच में ये 5 लाख की जो मशीन थी ना, उसमें कुछ एक पार्ट अपना बिका था, जिससे अपन को 1 लाख रुपए मिल गए थे, 1 लाख रुपए मिल गए थे। यानी जब लगाए थे कितने लगाए थे, 5, और साल के अंत में लगे कितने रह गए, 4, क्योंकि बीच में 1 लाख रुपए हमने निकाल लिए। नहीं समझे कि समझ गए? बाकी पूरा प्रोसेस वही सेम रहेगा, 30 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 1, कितना आया था सब मिला के, 230 डिवाइडेड बाय कितने साल थे तुम्हारे, 4 साल, 57,500 वही था। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की जगह क्या करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। कितना करेंगे, एवरेज। साल के शुरू में कितना था, 5, अंत में कितना था, 4, तो 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अरे एवरेज तो ऐसे निकलता है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, हाँ या ना, बोलो ना यार। ओपनिंग कितना है 5, हाँ, क्लोजिंग कितना है 4, 5 प्लस 4 9, 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4.5। क्या हो जाएगा, 4.5। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की जगह मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूंगा, यानी 57,500 तुम्हारा आया था, बोलो हाँ। डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे तुम, 4.5 लाख से। डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे तुम, 4.5 लाख इंटू 100। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे? कितनों के समझ में आया? जितनों के में आया हाथ उठाओ, दम से, क्या दिक्कत है, दम से हाथ उठाओ। कितनों को थोड़ा थोड़ा आया? चलो देखो, मैंने इनिशियली कितने लगाए थे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इनिशियली कितने लगाए थे, 5 लाख। 5 लाख लगाए मैंने, और साल के बीच में कभी 1 लाख निकाल लिए, तो अंत में कितने लगे रहे, 4 लाख।
बात समझ में आ रही है? पिछला वाला डेटा अगर आपको याद हो क्वेश्चन का, तो हमको हमारी हर साल की कमाई कितनी थी? 30, 20, 80, 1 यही थी। आ जाइए, कितनी थी? 30, 20, 80, 1। ये सबको प्लस किया था, कितना आया था? हाँ, डिवाइडेड बाय 4 साल। हर साल की कमाई कितनी आई थी? 57,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे ओरिजिनल की जगह क्या करना है? एवरेज। एवरेज कभी भी कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। जब लगाए थे कितने लगाए थे? 5 लाख। बीच में 1 लाख निकाल लिए तो साल के अंत में कितने लगे रहे? 4 लाख। यानी ओपनिंग कितना था? 5 लाख। क्लोजिंग कितना था? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी 9 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा? 4.5। नहीं कि हाँ, नहीं आया। अब क्या कर लोगे? 57,500 क्या 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 57,500 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? 4,50,000। कैसे आया? 5 लाख प्लस 4 लाख, 9 लाख डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया तुम्हारा? ये 4.5 लाख। तो डिवाइड किससे कर दोगे तुम? 4.5 लाख। तो 57,500 डिवाइड बाय 4.5 लाख इंटू 100 तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देख रहे हो क्या? वहां क्योंकि पैसा पूरे टाइम लगा हुआ था तो 11% था, यहाँ बीच में पैसा कम कर दिया था तो कितना हो गया था? 12%। नहीं आया? क्या आया? जरूरी है कि पैसा कम ही हो, बढ़ भी सकता है। हो सकता है मशीन का कुछ एक पार्ट ऐड किया हो हमने, तो 5 लाख की जगह 1 लाख और लगा दे तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। हाँ, फिर एवरेज कितना आएगा? ओपनिंग, अरे क्या आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा? 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5। तो 57,500 डिवाइडेड बाय 5.5 लाख कर देंगे। नहीं सुना कि सुना? हाँ, फिर से बोलता हूं, आपने 5 लाख लगाए थे, साल के बीच में 1 लाख और लगा दिए, तो एंड में कितने हो गए? 6। तो 5 प्लस 6 11। 11 डिवाइड बाय 2 5.5। हाँ, तो अब 57,500 को किससे डिवाइड कर दोगे? 5.5 लाख से। नहीं आए? क्या आया? मतलब जरूरी नहीं है पैसा निकालें, पैसा लगा भी सकते हैं। नहीं समझे कि समझे? मॉरल ऑफ द स्टोरी आखिरी में एक वर्ड में बोल रहा हूं, ARR के 2 मेथड। कितने मेथड? 2। एक बार डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एक बार डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2। देखो लिखा हुआ है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एट द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ बाय 2। यानी यही बात को मैंने फॉर्मूले में लिखवा दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ या नहीं फटाफट बोल दो। नहीं आया? कि आया? इसके आगे का आपको अभी रीड करके आने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है क्या? एक बार ये पढ़ के आ सकते हो कि डिसीजन रूल क्या होगा? पहले खुद से बताओ मुझे, ARR का डिसीजन रूल क्या होगा? अगर 2 है तो जिसमें ARR ज्यादा है उसको एक्सेप्ट कर लो। बोलो हाँ, नहीं कि हाँ? और अगर एक ही है तो एक्सेप्ट करो कि नहीं करो? कैसे करोगे? जो एक्सेप्टेबल रेट है, कट ऑफ रेट, क्या क्या क्या? एक्सेप्टेबल रेट या कट ऑफ रेट, कि मुझे 12% अपने पैसे से कमाना है, ये मेरा कट ऑफ रेट है। बोलो हाँ या नहीं? अब ARR अगर 12 से ऊपर है तो बढ़िया, एक्सेप्ट। नहीं कि हाँ? और अगर 12 से कम है तो रिजेक्ट। नहीं सोच पा रहे हो क्या? अरे बेटा, तक अंदर मुंह बना के देखते हो, लगता पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है क्या? फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ रेट यानी एक्सेप्टेबल रेट कितना है? 12%। बस छुट्टी होने वाली, भाई गाड़ी मत देख। ठीक है क्या? एक्सेप्टेबल रेट कितना बेटा? 12%। क्या है? 12%। मतलब मैं कितना कमाने वाला हूं, मैं कितना कमाना चाहता हूं? 12%। कट ऑफ रेट यानी मैं कितना कमाना चाहता हूं। अब ARR आया 14, एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा ही कमा रहे हो ना, समझ लो, अरे बाप रे इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो, कम दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना? और 8 आया तो क्या कर दोगे? पक्का? ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बस रीड करके आना, नहीं बनेगा तो परेशान मत होना, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपका ARR मेथड खत्म होता है। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। कल मैं यार, आज ARR मेथड का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, एक ही क्वेश्चन है ARR का। कल फिर अपन NPV, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी। हाँ, कल सिर्फ पिंकी मैम क्लास रहेगी। कल मेरे दोस्त की शादी है, फिर आज ही है फंक्शन में, अभी खत्म करके जाऊंगा सब कुछ। ठीक है क्या? तो कल वैसे आज रॉकी सर की तबीयत खराब है उनके घर में थोड़ी बहुत, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। अगर कल हेल्थ ठीक हो गई तो उनकी क्लास लगेगी। वैसे जहां तक मोस्ट प्रोबेबली क्लास लगेगी उनकी, मेरी नहीं रहेगी। या फिर हो सकता है कल दोनों क्लास भी ऑफ हो जाए, क्योंकि मैं तो कल अवेलेबल नहीं हूँ। चलेगा क्या? हाँ ना बोलो? कितने खुश हो गए? ठीक है, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की
घर जाके यज्ञ यज्ञ मत करने लगना कि रॉकी सर की तबीयत ठीक ना हो, बुखार चढ़ता रहे और चढ़ता रहे। Record. जितना एक चैप्टर